कौन कौन सी डिसीजेज इसके अंदर आती हैं? सबसे पहले तो एक ACS आता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, और दूसरा आता है क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। ठीक है, तो जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है ये मेजॉरिटी में डिवाइड हो जाता है स्टेमी, जिसे बोलते हैं STMI और NSTMI। ठीक है, और तीसरा एक ग्रुप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल एंजाइना। 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। तो इन दोनों में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं? MI इसमें लगा हुआ है ना? MI लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है ना? जो हम लोग ट्रॉप टेस्ट करते हैं, जैसे ही ट्रॉप बढ़ा हुआ आता है तो हम क्या बोलते हैं? इसको पेशेंट को इन करना है, ACS हो गया है। तो इसमें ट्रोपोनिन की वैल्यू बढ़ी रहती है, और ट्रोपोनिन की वैल्यू बढ़ी रहती है, साथ में अगर एसिड में एलिवेशन मिल रहा है, यानी ऐसा मिल रहा है, तो ये स्टेमी हो गया। और अगर ये नहीं मिल रहा है, डिप्रेशन मिल रहा है, तो क्या हो गया? NSTEMI हो गया। यानी थोड़ा सा सही नहीं बनाया है। तो एक्चुअली में जैसे तुम लोग ECG देखते होगे तो ऐसे ऐसे करके रहता है ना, ST डिप्रेस रहता है। इसको बोलते हैं नॉन ST एलिवेशन। इसको ST डिप्रेशन MI नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नॉन STEMI। देखो तुम लोग खुद सोचो कि नाम कैसे लोगों ने, साइंटिस्टों ने डिराइव किया है। इसको बोलना चाहिए था ST डिप्रेशन MI, इसको बोलना चाहिए था ST एलिवेशन MI। तो इसका नाम तो सही है, ST एलिवेशन MI है। ये ST सेगमेंट होता है ECG का, ये ST सेगमेंट एलिवेटेड है तो इसको ST सेगमेंट एलिवेटेड MI बोल दिया। अब इसको ST सेगमेंट डिप्रेशन MI नहीं बोलता है, इसको बोलता है नॉन ST एलिवेशन MI। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ST सेगमेंट डिप्रेशन ना हो, सिर्फ इन्वर्जन हो T वेव का, है ना, तो भी उसमें जो है NSTEMI के फॉर्म में आ जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि ST सेगमेंट एलिवेशन बहुत मिनिमम सा हो, ज़्यादा ना हो, तो डिफरेंट उसके वो हैं क्राइटेरिया। और अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा? अनस्टेबल एंजाइना में STD चेंजेस मिल सकते हैं, मतलब ST डिप्रेशन हो सकता है, माइनर सा एलिवेशन हो सकता है, लेकिन ट्रोपोनिन की वैल्यू एलिवेटेड नहीं मिलती है। ये क्रॉस होगा, इसमें ट्रोपोनिन की वैल्यू एलिवेटेड नहीं मिलेगी। और क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में क्या होता है? CSA किसे बोलते हैं? क्रोनिक स्टेबल एंजाइना का मतलब होता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें जो प्लाक है, उस प्लाक की वजह से जो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, वो रेस्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेस्ट में हमारे हार्ट को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, वो 60-70 के हार्ट पे काम करता रहता है। लेकिन जब हम स्ट्रेस करते हैं, जीना चढ़ते हैं, या कोई स्ट्रेसफुल काम करते हैं जिसमें तेज़ हमारी पल्स बढ़ जाती है, तो उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है मायोकार्डियम की, वो इस ब्लॉकेज की वजह से पूरी नहीं हो पाती है। तो जब वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा? हाँ, यहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से पूरा अगर नहीं मिल पाया तो चेस्ट पेन होने लगेगा, क्योंकि यहाँ के जो मसल हैं इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो डिक्रीज ऑक्सीजन की वजह से चेस्ट पेन होने लगेगा। ठीक है, चेस्ट पेन होने लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। स्टेबल क्यों है? क्योंकि हमें पता है, स्टेबिलिटी है इसमें, कि इतनी दूर चलने पे चेस्ट पेन होगा। लेकिन जो स्टेमी और अनस्टेमी होते हैं, ACS के पेशेंट होते हैं, अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट होते हैं, उसमें बैठे बैठे कभी भी चेस्ट पेन हो सकता है। जैसे जो पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं, उससे अगर आप पूछिए तो क्या बोलेंगे? सर हम बैठे थे, काम कर रहे थे, एकाएक चेस्ट पेन शुरू हो गया। और जो क्रोनिक स्टेबल एंजाइना का चेस्ट पेन होता है, जनरली ये रेस्ट पे कम हो जाता है, या नाइट्रेट्स देने से ये कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें रेस्ट पे भी पेन हो रहा है, तो रेस्ट पे कम कैसे होगा? लेकिन नाइट्रेट्स देने से थोड़ा सा इसको रिलीफ मिलता है। तो ये मेजर ब्रॉड एक इसका क्लासिफिकेशन है कि किस पेशेंट को हम ये स्टेमी बोलेंगे, किसको अनस्टेमी बोलेंगे, किसको अनस्टेबल एंजाइना बोलेंगे, और किसको क्रोनिक स्टेबल एंजाइना बोलेंगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों में A आया है, अनस्टेबल एंजाइना और क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। तो एंजाइना का मतलब क्या होता है? चेस्ट पेन। ठीक है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब बैठे पे भी हो सकता है, खड़े भी हो सकता है, काम करते समय भी होता है, खाते हुए भी हो जाएगा। और क्रोनिक स्टेबल में क्यों ये इसका नाम है? क्योंकि इसमें पता है
कि इतने दूर जाएंगे या हमने थोड़ा मेहनत का काम किया तो हमें चेस्ट पेन होगा। इसलिए देखो कोई भी तुमने ओपीडी में बैठे होगे, जब कोई हम लोग हिस्ट्री लेते हैं मरीज से या तुम्हारे जो रेजिडेंट हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? अगर पेशेंट बोलता है चेस्ट पेन हो रहा है तो चलने में हो रहा है क्या, सीढ़ियों पे हो रहा है, क्यों उसको पूछा जाता है? क्योंकि वो इस चीज़ को रूल आउट करने की, क्योंकि ईसीजी नॉर्मल है मान लो किसी पेशेंट का, तो उसकी ये डायग्नोसिस रूल आउट हो गई। भाई एसटी एलिवेशन होगा तो ईसीजी में मिल जाएगा, एसटी डिप्रेशन होगा तो भी ईसीजी में मिल जाएगा, लेकिन पेशेंट का ईसीजी नॉर्मल है। और क्रोनिक स्टेबल वालों का ईसीजी नॉर्मल रहता है। क्यों नॉर्मल रहता है? क्योंकि ईसीजी रेस्ट पे लिया जाता है। तो जब ईसीजी नॉर्मल होता है और पेशेंट अगर चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो अब उसका ईसीजी कैसे लिया जाए? टीएमटी कराया जाए, उसको अब दौड़ाया जाए कि तुम्हें अगर दौड़ने में दर्द हो रहा है तो तुम दौड़ो, हम दौड़ते दौड़ते तुम्हारा ईसीजी रिकॉर्ड करेंगे। तो इस डायग्नोसिस के लिए टीएमटी टेस्ट की जरूरत पड़ी कि ये पेशेंट, अब देखो टीएमटी पॉजिटिव आता है। क्यों पॉजिटिव आता है? बैठा कर रखवा रहे हैं, क्या होगा कि ये टीएमटी पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि जब पेशेंट चलेगा, काम करेगा, तो जब काम करेगा तो उसको क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। जब चेस्ट पेन होगा तो ईसीजी में चेंजेस आएंगे और वही चेंजेस हमें टीएमटी में रिकॉर्ड होते हैं, तो हम बोलते हैं टीएमटी पॉजिटिव है। तो जब टीएमटी पॉजिटिव होता है तो हम उसको एनजीओ के लिए उठाते हैं, और जब एनजीओ के लिए उठाते हैं तो देखते हैं यार यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर हम उसको वायर और ये स्टेंट डाल के फुला देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन खोल देते हैं। समझ गए? तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ का मेजर यही है काम, कि हमें डायग्नोसिस सेटल करनी है कि मरीज को इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ है कि नहीं। बिकॉज चेस्ट पेन जो है, ये जो चेस्ट पेन है, देखो मैक्सिमम पेशेंट जो कार्डियोलॉजी में आते हैं उसमें 80 to 90% पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन से आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। तो उस चेस्ट पेन को कार्डियोलॉजिस्ट का काम है कि हमें ये पता लगाना कि ये चेस्ट पेन कार्डियक ओरिजिन का है कि नॉन कार्डियक ओरिजिन का है। अगर वो कार्डियक ओरिजिन का है, मतलब उसको हार्ट की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको हमें हार्ट की दवा देनी पड़ेगी, नहीं तो उसका हार्ट जो है डैमेज हो जाएगा, कभी भी अरेस्ट में चला जाएगा पेशेंट। तो जो चेस्ट पेन है इसका इवेल्युएशन करना, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? चेस्ट पेन इवेल्युएशन, सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो कौन सा होता है? ईसीजी करना है आपको। फिर आपने बताया कि अगर रेस्टिंग चेस्ट पेन नहीं है, एक्सरसाइज पे है, तो क्या करना होता है? टीएमटी करना होता है। और क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? ट्रोपोनिन से तो हमें पता चल जाएगा वो कि पेशेंट को ACSIT नहीं है ना। और क्या कर सकते हैं? CT एंजियो कर सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट बूढ़ा है या किसी पेशेंट के पैर में दिक्कत है या कोई पेशेंट पैर से नहीं चल सकता है, तो वो तो TMT नहीं करा पाएगा, तो फिर उसको CT एंजियोग्राफी कराई जाती है। CT एंजियोग्राफी, ठीक है। और क्या कराते हैं? इको कर सकते हैं। इको से पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। और होल्टर से चेस्ट पेन का कोई रिलेशन है? कोई ऐसा खास रिलेशन तो है नहीं। एक्सरे करा सकते हैं। अब देखो एक्सरे, चेस्ट एक्सरे से हमें बहुत अच्छा एक वो पेशेंट याद आ गया। अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था, वो बोला हमें चेस्ट पेन होता है। उसके सारे टेस्ट करा दिए लोगों ने, इको करा लिया, TMT करा लिया, सब करा लिया। हमने कहा तुम्हें, वो फिर पूछा कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बोला सर बहुत पहले हम एक बार गिर गए थे। तो हमने कहा अच्छा गिर गए थे तो तुम एक एक्सरे करा लो। जब एक्सरे करा के लाएगा तो उसकी यहाँ की 2 रिब्स जो है वो टूटी हुई थी। तो अगर कोई भी हड्डी टूट गई तो चेस्ट पेन तो होगा ही ना। पेशेंट को कैसे पता चला कि हमारा चेस्ट पेन हार्ट की वजह से हो रहा है कि उसकी वजह से हो रहा है? ये तो तुम लोगों का काम बताना है कि किसकी वजह से हो रहा है। तो चेस्ट एक्सरे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो चेस्ट है इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? ये है चेस्ट हम लोग का, यही तो है। ऊपर का ये जो चेस्ट होता है जिसे हम थोरैक्स बोलते हैं, ये हेड है, ये थोरैक्स है। तो ये चेस्ट में जो मेजर पोर्शन है
वो बनाता है हार्ट, और ये क्या बनाता है? लंग्स। अब ये हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने क्या किया? रिब्स दे दी। जैसे जेल के अंदर किसी को बंद करना हो तो ऊपर से क्या लगाई जाती है? लोहे की सलाख। तो अब इनको अंदर पैक करना है तो क्या लगाया भगवान ने? रिब्स लगा दी। और वो रिब्स क्या थी? वो सब कैल्शियम की बनी हुई थी, बहुत मजबूत, कोई मुक्का भी मार दे तो कुछ ना हो। अब ये रिब्स को ऊपर क्या करना है? इनको आपस में एक दूसरे से चिपकाना है और इसको एक स्मूथ वो बनाना है। तो क्या किया? इसके ऊपर मसल लगा दी, तो ये मसल लग गई पूरी, तो ये स्मूथ हो गई पूरी काम। ठीक है। और मसल लगने के बाद क्या हुआ? मसल लगने के बाद क्या हुआ? फिर स्किन लगा दिया, क्योंकि ऊपर का सही प्रोटेक्शन हो जाए और साफ़ सुथरा दिखे। फिर स्किन का कलर, अलग अलग लोगों का अलग अलग कलर है, लोग झगड़ते हैं कलर के ऊपर। वर्ल्ड में कितना रेसिस्ट फैला हुआ है कि तुम ब्लैक हो, तुम वाइट हो। इंडिया के लोगों को क्या कहा जाता है? कि हम लोग तो वाइट होते हैं कहीं पीछे हैं। तो कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अंदर क्या भरा हुआ है। समझ गए? तो ये हो गई स्किन। अब स्किन से लेके, ये स्किन है, ये मसल है, फिर इसके ये है बोन, फिर लंग और ये हार्ट। ये सबके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो चेस्ट पेन हो सकता है। अभी 2 साल पहले जब कोरोना नहीं आया था तो मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका भी यही हुआ। सो वो चेस्ट पेन बोल रहा था, और जो है उसकी सब टेस्ट हो गए, एक्सरे हो गया, टीएमटी हो गया, बस एंजियो ही होने वाला था उसका। तब तक हमने जो है उसको ऐसे सुनने के लिए बोला कि लाओ जरा सुने तुम्हारा कहाँ पे है। उसने ऐसे अपना पूरा शर्ट उठा लिया ऊपर, शर्ट उठाया तो उसके स्किन पे पूरे वो थे, इन्फेक्शन नहीं हुआ था, हर्पीस का इन्फेक्शन, पूरे हर्पीस के इन्फेक्शन थे। अब वो बता ही नहीं रहा है किसी को कि मेरे यहाँ पे वो है। वो सोच रहा है कि ये इतना दर्द जो हमें हो रहा है ये हार्ट से ही हो सकता है। तो लोग उसमें कंफ्यूज जाते हैं कि ये दर्द हार्ट वाला है कि ये इन्फेक्शन से हो रहा है। जबकि इन्फेक्शन को ट्रीट कर दिया जाए तो वो दर्द ठीक हो जाता है। तो डरे रहते हैं। क्यों डरे रहते हैं? कि भाई इन्फेक्शन से तो मरेंगे नहीं, हार्ट में कुछ हुआ तो मर जाएंगे। तो स्किन में इन्फेक्शन से चेस्ट पेन हो सकता है। मसल में क्या होता है? बहुत सारे पेशेंट्स की मसल में पेन होता रहता है, खासतौर पे लेडीज़ को बहुत पेन होता है। तो वो मसल पेन कितना भी कर लो नहीं ठीक होता। उसका क्या रीज़न है? सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। जिन लोगों की लाइफ स्टाइल सेडेंट्री रहती है ना, बैठे रहना, कोई ऐसा काम ना करना, टीवी देखना, तो उन लोगों को मसल पेन होता है। तो जितने एक्टिव अपने मसल्स को एक्टिव करोगे तो वो पेन कम होता है। कुछ हाइपोथायराइड डिसऑर्डर हैं, कुछ मसल डिसऑर्डर हैं, उसमें पेन हो सकता है ना। उसके बाद बोन में तो कोई भी ट्रॉमा हुआ तो होने लगेगा। फिर लंग में क्यों होगा? लंग की वजह से जो होता है वो जनरली इन्फेक्शन अगर लंग में हो जाए तो हमारी जो प्लूरा होती है ना वो पेन सेंसिटिव होती है। तो उसमें पानी अगर भर गया हल्का सा तो उससे पेन होने लगता है। उसे प्लूराइटिस बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन या प्लूराइटिस। ठीक है। फिर ये हार्ट है। जो हार्ट का पेन है उसके लिए हमने आपको बता ही दिया था, है ना। हेलो, हाँ, पेन हमने जो बताया आपको वो IST वाला पेन बताया है। IST के अलावा भी जो है और वजह से भी जो है चेस्ट पेन हो सकता है, जिसमें हमें एक कॉज आता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन आता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन में क्या होता है? पानी भर जाता है। चेस्ट की जो झिल्ली होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। जो लंग की झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लूरा। तो जो प्लूरा में जो इफ्यूजन होता है उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन या प्लूराइटिस। इसमें जो होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है। तो उससे भी हो सकता है चेस्ट पेन। और किसी वजह से हो सकता है? गैस कहाँ जाती है? अब देखो गैस वाला क्या चक्कर है वही समझ लो। गैस कहाँ पे बनती है? स्टमक में, इंटेस्टाइन में बनती है गैस। लोग सोचते हैं स्टमक में बनती है, स्टमक नहीं बनती है। स्टमक में इतना एसिड रहता है कि वहाँ गैस बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। उसका काम होता है केवल रिजर्व करना। अल्टीमेट डाइजेशन और ये सब नीचे होता है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन और ये सब कहाँ होती है? एब्डोमेन में होती है। तो ये थोरैक्स के पास एक डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम चेस्ट, थोरैक्स और एब्डोमेन को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे सब ये काम होता है। इंटेस्टाइन है, लीवर है,
यहाँ पर तुम्हारा स्टमक है। तो गैस वाला जो मामला है वो क्या है कि ये जो गैस भरती है तो उससे क्या होता है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। तो जब एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है तो हमारा पेट फूल जाता है। फूलने की वजह से क्या होता है कि हम लोकलाइज नहीं कर पाते हैं कि ये पेन आ कहाँ से रहा है या कहाँ से हमें दिक्कत हो रही है। जैसे मान लो एक बॉल है ना, वो बॉल में कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो आज समझ नहीं पाओगे, उसको बहुत देखना पड़ता है माइन्यूट, तो वो आदमी उतना वो प्रिसाइज नहीं कर पाता। तो उसको ये लगता है कि ये जो है हमें यहाँ दर्द हो रहा है, और यहाँ दर्द वो हार्ट का ही समझता है, ये हार्ट वाला ही दर्द, जबकि वो दर्द उसका नीचे से आ रहा होता है। और गैस में क्या होता है, जब एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है तो ये डायफ्राम आउट हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ये फूल गया तो ये डायफ्राम ऊपर चला जाता है। तो उसकी वजह से कई बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है। कुछ पेशेंट बोलते होंगे कि सर सांस लेने में दिक्कत होती है ना, और घबराहट होती है, और ये होता है वो होता है। वो सब क्या है, साइकोलॉजिकल भी बहुत होता है आजकल। एक न्यूरो गट एक्सिस होती है, न्यूरो गट एक्सिस, इसके ऊपर आजकल बहुत काम चल रहा है। मैक्सिमम पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम गट वाली है, जो पेट की प्रॉब्लम है, वो सब दिमाग से रिलेटेड है। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनको देखना बहुत गैस बनती है, उनको बहुत पेट की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको, क्योंकि उनका ये जो न्यूरो गट एक्सिस है ना, ये गड़बड़ हो जाता है। इसका एग्जांपल तुम लोग भी कभी सोचना, तुम लोगों को भी होता है, सबको होता है, हमको भी होता है। कब होता है ये? जब एग्ज़ाम आता है तो ऐसा लगता है यार टॉयलेट लगी, जब जाओगे तो कुछ हो गए। तो उस समय हमें शॉर्ट स्ट्रेस में इतना हो जाता है। और सोचो लोग अगर लॉन्ग स्टैंडिंग इसी स्ट्रेस को बियर करते रहें तो क्या होगा, पेट तो खराब हो ही जाएगा। तो ये तुम लोग को इतना समझ में आ गया। अब इसका क्या पोर्शन बचा है, चेस्ट पेन का इवोल्यूशन हो गया, चेस्ट पेन के सिम्टम हो गए, चेस्ट पेन की डायग्नोसिस हो गई। अब क्या बचा है, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट तुम लोग बताओ, कुछ पढ़ के आए हो? तुम आगे लक्ष्य, तुम्हारा लक्ष्य पीछे रह गया आज।